हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज़ में। आज हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 4 देखेंगे जो भूगोल से रिलेटेड है। और इसका कोशिश करेंगे कि 25 क्वेश्चन देख लें, क्योंकि हम लोग 4 पार्ट में कर रहे हैं। तो इसका पहला जो हमारा क्वेश्चन है दिया है, विश्व के सबसे प्रसिद्ध मोनाजाइट निक्षेप भारत में कहाँ स्थित हैं। ठीक है, निक्षेप आप जानते हैं मोनोजाइट से हम लोग थोरियम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो मोनोजाइट है केरल राज्य है, उसमें लगभग 15% मोनोजाइट का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा कि केरल में। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले प्राचीन स्थल किलाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है कि यह तमिलनाडु के संगम युग का एक नगरीय सभ्यता वाला स्थल है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो किलाड़ी उत्खनन स्थल है यह वैगेही नदी के किनारे स्थित है। आप इसको भी याद रख सकते हैं कि वैगेही नदी के किनारे स्थित है, तमिलनाडु में है। और इसका जो शुंग वंश से इसका काफ़ी संबंध था, संगम वंश से। तो ये आपका आंसर सही है। दूसरा दिया देखा यह वैगेही नदी के किनारे स्थित है, मैंने पहले भी बता दिया आपको ऊपर, और स्टेटमेंट वही दिया भी है। तो हम लोगों का विकल्प हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की विशेषताएं हैं। तो जायद ऋतु में क्या होता है आपको पता है, अगर आप लोग गांव में रहते होंगे तो। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, यह रबी फसलों की कटाई के बाद शुरू होने वाली एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस समय तरबूज, खरबूज इन सब की खेती की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इस ऋतु में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जो हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, उसके बाद से सब्जियां, चारे वाली फसलें, ये सब उगाई जाती हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। तीसरा दिया है कि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं देश के दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती हैं। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, देश के दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर मौसम जिस तरह से यहाँ पर चेंज होता है उस तरह से मौसम दक्षिण भारत में चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर इस तरह की जो क्या कहते हैं फ्रूट्स हैं वो नहीं बन पाते, पैदा नहीं हो पाते। जायद ऋतु के अनुकूल वहाँ पर सिचुएशंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का हो जाएगा डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिया है, भारत में शुष्क भूमि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, मुख्य रूप से 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र तक ही सीमित हैं। ठीक है, तो ये तो भाई आपका आंसर गलत हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कम होगी तो शुष्क भूमि कृषि उसको नहीं कहते हैं। जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, 75, वहाँ की भूमि को शुष्क भूमि कहते हैं। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दे रखा है कि इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार आदि उगाई जाती हैं। हाँ, तो बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर रागी, मूंग और बाजरा, चना ये सब उगाए जाते हैं। तो ये दोनों ही, एक पहला स्टेटमेंट हम लोग का गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला एक सामुदायिक विज्ञान प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। उससे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, भूल गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीक्वेंस बना रहे इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। देखिए, इसमें दिया है 1901 से 1921 के दशक में रुद्ध वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा क्या दिया है,
दूसरा दिया है 1921 1951 के दशकों जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो ये हम लोगों का गलत है। 1951 से 1981 का जो हमारा वर्ष था 20 साल का, इसमें 20-30 साल का जो वर्ष था 1951 से 1981, इसमें जो हुआ था उसको जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। हम लोगों का स्टेटमेंट सही हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अवरुद्ध वृद्धि के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। रुद्ध है मतलब रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर अधिक है, तो इसमें सब माइनस हो जाता है कट के, तो रुका हुआ है। लेकिन इसमें जनसंख्या काफ़ी वृद्धि हुई थी, इसीलिए बाद में वो नसबंदी की योजना वो सब चली थी, ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी जा रही थी। तो इसीलिए ये हम लोगों का दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलते हैं छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दिया है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, यह प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला एक सामुदायिक विज्ञान प्रोजेक्ट है। तो ये एक वार्षिक रूप से होता है, प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक 4 वर्ष में नहीं होता, ये वार्षिक होता है, मतलब प्रत्येक साल में होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक है अगर आप उसको निकालेंगे, देखिए तो आपका आंसर निकल रहा होगा सी। उस नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है, देश में ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट का आयोजन द वर्ड काउंट इंडिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, विश्व के में पक्षियों की प्रजातियों की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में दर्ज की गई, ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है जापान में धार्मिक मान्यताएं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है जापान की दूरतरित तट रेखा। तीसरा दिया है लॉरेंसियन प्रकार की जलवायु की उपस्थिति। चौथा दिया है तट के पास गर्म कुरोशियो और ठंडी ओयासियो धाराओं का मिलना। ठीक है, देखिए उपयुक्त में से कितने कारकों में जापान मत्स्य गतिविधियों के लिए सकारात्मक योगदान दिया है। तो देखिए ये जो दिया है ना, तीसरा तट के पास गर्म कुरोशियो ठंडी और ओयासियो की जो जलधारा है, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जहाँ भी ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलेंगी वो स्थान मछली उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। वहाँ पर उनके खाने के लिए जो वहाँ पर खनिज होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो सब वहाँ पर जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर होता है। तो ये स्टेटमेंट चौथा तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपका अगर चौथा स्टेटमेंट सही है तो ये देखिए जापान की धार्मिक मान्यताएं भी उसी प्रकार की हैं कि वहाँ पर कि मतलब बहुत चीज़ें नहीं खाई जाती, बहुत पशुओं को नहीं खाया जाता, तो ऐसे में मांस उत्पादन के लिए मछली सबसे उपयुक्त हो जाती है। दूसरा जापान की दंतुरित तट रेखाएँ, ये भी बात सही है क्योंकि वहाँ पर जहाँ दंतुरित तट रेखाएँ होती हैं वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। ओके, लॉरेंसियन प्रकार की जलवायु की उपस्थिति, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारा चारों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। ठीक है, दूसरा दिया है ऐसी प्रणाली जिसमें किसान केवल सब्जी पैदा करते हैं उसे ट्रैक कृषि कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसको ट्रैक कृषि कहते हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा आपका। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है कृषि के कोल खजोह मॉडल के संदर्भ में व्यक्तिगत किसानों के पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे भूखंड होते हैं। हाँ तो इसके चारों ही विकल्प सही हो जाएंगे, सॉरी तीनों ही विकल्प सही हो जाएंगे, तो हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दिया है हैलेबिडो के होयसलेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें जैन धर्म और शैव धर्म से संबंधित विषयों का चित्रण किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ये जो होयसलेश्वर जो मंदिर है वो
शंकर भगवान का मंदिर है एक तरह से, और वहाँ पर पार्वती जी का भी मंदिर है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का जो है वो सही हो जाएगा। आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो मंदिर है इसको राजा विष्णु वर्धन ने बनवाया था, ठीक है। और यह शैव मत परंपरा से जुड़ा हुआ एक मंदिर है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसमें जैन धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। दूसरा दिया है, यह एक जुड़वा मंदिर है जो होयसलेश्वर और संतेश्वर मंदिरों को समर्पित है, और इसके नाम क्रमशः पुरुषोचित और स्तरोचित पहलुओं को संदर्भित करते हैं। मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया था ये बात कि ये एक मंदिर महिलाओं को समर्पित है और एक मंदिर पुरुषों को। तीसरा दिया है कि हाल ही में भारत ने इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की मान्यता हेतु नामित किया है। तो बिल्कुल सही बात है, नामित तो किया है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, विश्व में वनस्पति के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कम पत्ती वाले छोटे छोटे वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बात सही है। दूसरा दिया है, घास के साथ वृक्षों की उपस्थिति के कारण सवाना वनस्पतियों को सेल्वा कहा जाता है। तो ये सवाना वनस्पतियों को सेवला कहा जाता है। तो इसमें वृक्षों के साथ उपस्थित घास के साथ वृक्षों की उपस्थिति के कारण इस सवाना वनस्पति को सेल्वा कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्वा तो कहा जाता है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वृक्षों के साथ की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया है, मतलब तीसरा, स्टेपी वनस्पति में ध्रुवों की ओर वृक्ष और भूमध्य रेखा की ओर छोटी घास पाई जाती है। हाँ, तो ये बात सही लग रहा है। तो इसलिए हम लोगों का स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा ये वाला बी, ठीक है। आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किशोर जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि किशोर देश की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। तो ये विकल्प सही है। दूसरा दिया है, महिला किशोरों की तुलना में पुरुष किशोरों की संख्या अधिक है। बिल्कुल सही बात है। महिला किशोरों की जो संख्या है वो है कि 47.9 महिलाओं की, और जो पुरुषों की है वो 92.7 है। तो इसलिए हमारा ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है, और पहला भी सही है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा हम लोगों का सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम लोगों का अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, कि विश्व में पेट्रोलियम वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम तृतीय काल की रूपांतरित शैलों से में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। जो ये है, पेट्रोलियम को आपको पता है कि पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, और जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम तृतीय काल की अवसादी शैलों में पाया जाता है, और यहाँ पे लिख दिया है रूपांतरित शैलों में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो ये सब होते हैं, ये पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट जो हम लोगों का दिया है, इसमें दिया है कि विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 90% से अधिक मध्य पूर्व में पाया जाता है। तो ये जो है ये भी गलत है। इसका जो प्रतिशत है 15% हिस्सा है। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हम लोगों का, और विकल्प नंबर हम लोगों का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन 16 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म दिया है कि चीन और कोयला क्षेत्र बता रहा है नॉर्थ एंटीपोल लॉरेंस। अब देखिए, आप नॉर्थ यहाँ पे पहले आ गया, तो ये उत्तरी अमेरिका में मिलता है नॉर्थ एंटीपोल रोसेल। तो ये चाइना में नहीं है। स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया है जर्मनी
अब देखिए जहाँ जहाँ एक है उसको डिलीट कर दें हम अगर। अब दूसरा दिया है जर्मनी का रूल वैली, ठीक है। तो अब देखिए जर्मनी का रूल वैली, और फिर दिया है ऑस्ट्रेलिया का वेवेन बेसिन, और फिर दिया है जापान फुसुन। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये देखिए जर्मनी का जो रूल वैली है ये जर्मनी में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। दो उसके बाद से आपका ये तीसरा ऑस्ट्रेलिया का वेनिस, ये भी सही बात है। तो हमारा 3 और 2 वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, बाजारी बागवानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है कि इसमें सब्जी, फलों और पुष्पों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की कृषि की जाती है। तो ठीक है, देखते हैं और इसको होल्ड करिए, अभी दूसरा और पढ़ के देखते हैं, क्योंकि कौन सा सही नहीं है पूछा है, ये भी ध्यान में रखना है। नहीं है जब पूछता है तो ये तो बात सही है कि बाज़ारी कृषि आप क्यों करेंगे, जहाँ ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा वही कृषि करेंगे ना बाज़ार के लिए, अगर आपको करना होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है इसलिए यह गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, यह पूरी तरह से नगरीय बाज़ारों पर केंद्रित होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, देखिए अगर मान लीजिए आप फूल का उत्पादन करते हैं तो अगर आप गांव में बेचेंगे तो कोई फूल खरीदेगा नहीं, खरीदेगा, क्योंकि सब लोग गांव में अपने से इधर उधर से फूल तोड़कर चढ़ा देते हैं। लेकिन जहां आप मान लीजिए कहीं मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर कहीं नगरीय क्षेत्र में जहाँ पर्यटन क्षेत्र बहुत लोग आते हैं, तो वहाँ पर आप फूल बेच सकते हैं। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, इस कृषि प्रणाली में खेतों का आकार बड़ा होता है और इनका नगरीय केंद्रों से जुड़ाव कमज़ोर होता है। तो ये भी देखिए ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका नगरीय जो जुड़ाव होता है कमज़ोर नहीं, बहुत ही अच्छा जुड़ाव होता है। क्योंकि अगर आप गांव में कोई चीज़ उत्पादन करके शहर में बेचेंगे उसको अधिक लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आप फूल का उत्पादन करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा, गांव में आप बेच ही नहीं पाएंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं। नहीं कौन सा है, इसीलिए हम लोग का विकल्प सी हो जाएगा। नहीं तो हमारा विकल्प तीनों ही सही है सी को छोड़कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि मानव भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्यावरणीय निश्चयवाद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो ये देखिए इसमें दिया है कि पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि यह एक विश्वास है जिसके अनुसार भौतिक पर्यावरण या सामान्य रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति दैवीय नहीं होकर बल्कि मानवीय है। तो क्या यह पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित करता है, तो बिल्कुल ही नहीं। यह निश्चयवाद को क्या कहते हैं, नहीं करता है। भौतिकवाद एक तरह से कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा एलिमेंट, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगर हम बी वाला देखें तो लिखा है यह मानव विकास को निर्देश या आकार देने में प्रकृति अथवा भौतिक पर्यावरण की क्षमता या भूमिका है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए इसमें प्रकृति भी आ गई और भौतिकवाद भी आ गया, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो ये है हमारा पर्यावरण का निश्चयवाद। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा 17 का, और आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पढ़िएगा लास्ट वाला विकल्प भी, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हमारा ये अगला एक प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा 14 नंबर का। इसमें लिखा है भूमध्य सागरीय प्रकार की ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में हेसियांडो पद संदर्भित करता है। तो ये जो बड़ी कृषि जोत होती है ना, उसी को इसको कहते हैं कि मतलब यह है, मतलब भूमध्य सागरीय प्रकार की जो जलवायु है उसमें जो हेसियांडो शब्द का प्रयोग बड़ी जोतों के लिए किया जाता है, बड़ी कृषि जोत के लिए। तो हमारा ये पहला आंसर सही हो जाएगा। ये एक आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। हाँ तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है भारत में निम्नलिखित पत्थरों को उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण में आप जब आएंगे तो आपको सबसे पहले कांडला मिलेगा, जिसका नाम बदलकर सरकार ने दीनदयाल पत्तन अधिकरण कर दिया है। उसके बाद आपको विशाखापट्टनम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मारमा गाँव मिलेगा, आप मैप में देखिएगा। तो उसके बाद आपको मिलेगा ये वाला मंगलुरु,
फिर आपको मिलेगा तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। इसको आप मैप में देखिएगा, उसमें दिया हुआ है, बहुत साफ साफ दिया हुआ है, मैप का क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। 18 में लिखा है स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, नहीं इसमें पूछा है। देखिए, ये उद्योग संगठक पुर्जों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया, ये बड़ी मात्रा में श्रम बल को रोजगार प्रदान करते हैं। तो ये स्वच्छंद उद्योग होते हैं, तो बड़ी मात्रा में श्रम बल को रोजगार प्रदान करेंगे, ऐसा। तो एक बार देखते हैं अगला क्या स्टेटमेंट है, उसके बाद बताएंगे। अगला स्टेटमेंट दिया है कि सड़क नेटवर्क द्वारा अधिगम्यता इनकी अवस्थिति हेतु उत्तरदायी एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। सामान्य ये प्रदूषण ये उद्योग सामान्यतः ये उद्योग जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाते थे। हाँ, ये विकल्प सही है, क्योंकि ये उद्योग जैसे आप चिप बना रहे हैं, चिप का निर्माण कर रहे हैं, तो ये स्वच्छंद उद्योग होते हैं एक तरह से, तो प्रदूषण नहीं फैलाते। ये विकल्प आपका सही है। आपका ये भी विकल्प सही है। ये देखिए जो श्रम बल को, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुशल कामगारों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही सीसी मक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि किसी संक्रमित सीसी मक्खी का काटना मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है भैया, घातक हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सीसी मक्खी केवल अफ्रीका में पाई जाती है। हाँ, तो ये भी विकल्प सही है आपका कि अफ्रीका में पाई जाती है। केवल सब देखकर उसको गलत मत कर दीजिएगा। आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ये जो सीसी मक्खियाँ होती हैं, ये 14 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में ये इनके बीच में मिलती हैं, और यह एक अविकल्पनीय परजीवी है जो कशेरुकी जंतुओं के रक्त को गढ़ा करके जीवित रहती है भाई। तो इसलिए ये जो है ये मक्खियाँ इससे मनुष्यों या जानवरों दोनों में फैल सकता है। एक तरह से इसको आप जूनोटिक की तरह मान सकते हैं। तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है मानव विकास के संदर्भ में के स्तंभ, दिया है मानव विकास के स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युग्मों को बताइए कौन सा सही है। जिस समता की बात अगर होती है आपकी, तो उपलब्ध अवसरों तक सभी की समान पहुंच, बिल्कुल सही मिलान किया हुआ है, ये विकल्प हम लोगों का सही है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा दिया है सशक्तिकरण, विकल्प को चुनने की शक्ति होना, बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया है संधारणीयता, इसमें दिया है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, बिल्कुल सही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। चौथा दिया है उत्पादकता, इनपुट की प्रति इकाई के सापेक्ष आउटपुट की माप, यही उत्पादकता होता है, सही है। तब चारों ही विकल्प सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि मारियोपोल यूक्रेन में है, ये जल्दी अभी इस पर क्या कहते हैं, जो रसिया ने इस क्षेत्र को पर कब्जा कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया है कि अदाना गलत है। अदाना जो है वो टर्की में है, तो ये गलत हो जाएगा। सीरिया में नहीं है अदाना, टर्की में है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा दिया है रियाद, तो रियाद आपको पता है कि ये रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, तो ये भी गलत हो गया। ईरान नहीं होना चाहिए था, ये सऊदी अरब होना चाहिए था। हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि तेल परिवहन के लिए एशिया की पहली क्रॉस एंट्री पाइपलाइन भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। देखिए दूसरा दिया है कि हरीजा विजयपुर और जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाईवे को पश्चिम और उत्तरी भारत के विभिन्न प्रौद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। तो ये हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया है कि
सीमा सड़क संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इसकी स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। पहला स्टेटमेंट दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर जो 62 दिया है ना 1962, ये 1960 होना चाहिए था। ठीक है, 1960 में बना था ये। तो ये विकल्प हम लोग का गलत है, यहाँ पे ये जो फैक्ट दिया है गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का होगा कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से पूरे वर्ष जोड़ने की अटल टनल का निर्माण ब्रो के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। अभी देखिए, अभी छुट्टी जब सब लोग मनाने गए थे तो अटल टनल किस तरह से भरा हुआ था। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और हम लोग 23 क्वेश्चन किए हैं, तो कोई बात नहीं है, इसके अगले वाले में 50 क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर भी कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल पाए। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।